हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड का अर्थात रक्त का। देखेंगे पहला टॉपिक हमारा आपका ब्लड है, और ब्लड को जो है हम रक्त भी कह सकते हैं और लहू भी कह सकते हैं, जबकि उर्दू भाषा में आप लहू कहेंगे, जान ही रहे हैं। शुद्ध हिंदी भाषा इसकी रक्त है और इंग्लिश में ब्लड कहेंगे। अध्ययन को हम आप लोग सेरोलॉजी कहेंगे या हेमेटोलॉजी कहेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे, सेरोलॉजी बताएंगे या हेमेटोलॉजी बताएंगे। अर्थात हमें आपको पता चला कि रक्त के अध्ययन को कहते क्या है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। पहला टॉपिक हमारे आपका है रक्त है क्या, तो मैंने कहा कोलाइडी ब्लेन है। पहले तो ये जानेंगे कि कोलाइडी ब्लेन है क्या है। तो कोलाइडी ब्लेन जब भी कहा जाएगा तो कोलाइडी ब्लेन एक पायस है। और जब पायस की बात करेगा कि पायस है क्या, तो जैसे सभी लोगों को पता है कि ये जो रक्त होता है इसमें WBC पाए जाते हैं, RBC पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो पायस या कोलाइडी का संबंध उसको अलग करने से अर्थात छानने से है। जिसको हम छान कर अलग कर सकते हैं उसको सामान्य भाषा में कहते क्या है, कोलाइड कहते हैं। अगला टॉपिक हम आप बता रहे हैं कि संयोजी ऊतक है। मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया और टिश्यू में भी बताया था कि जो ऊतक होते हैं ये संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिंग टिश्यू। कलेक्टिंग टिश्यू का अर्थ है जोड़ना। ऐसी स्थितियों में ध्यान रखना, जो ब्लड है, ब्लड के एक पार्ट है संयोजी ऊतक, अर्थात ब्लड बना किसका होता है, रक्त बना किसका होता है, तो क्या बताएंगे, संयोजी ऊतक का बना होता है, जो पूरी बॉडी को जोड़ने या कलेक्ट करने का कार्य करता है। तीसरे टॉपिक में पीएच बताया गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताया गया। पावर ऑफ हाइड्रोजन में आपको बताया गया 7.4। आपको पता है कि अगर किसी का पीएच 7 होता है तो ऐसी स्थितियों में उदासीन होता है। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होते हैं, जिसे बेस कहते हैं। और अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि रक्त का पीएच वहां 7.4 होता है, अर्थात है क्या, तो क्षार है। अगर पूछता है कितना क्षार है तो आप बताएंगे 0.4। कितना क्षार है तो 0.4। अगले टॉपिक में मैंने आपको बताया मेल में रक्त की मात्राएं 5.5 लीटर औसतन होती हैं, जबकि फीमेल में 5 लीटर होती हैं। अगर लीटर में कहीं पे पूछता है तो आप बताएंगे मेल में 5.5 लीटर, अगर फीमेल में पूछेगा तो 5 लीटर। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करता है तो संपूर्ण बॉडी का जितना भार होता है उसका कितने प्रतिशत होगा, तो 70% होगा। अगर संपूर्ण बॉडी के वेट या भार के अनुसार ब्लड पूछता है तो 70% होगा। अगर लीटर में पूछेगा तो मेल में 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो रक्त का निर्माण होने का 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपको लीवर बताया जाएगा। लीवर की स्थितियों में जब भी बात करते हैं तो ऐसी स्थितियों में जब कोई माता किसी शिशु को अपने गर्भ में अर्थात यूट्रस में पालती होती है, तब ऐसी स्थितियों में रक्त का निर्माण जो होता है वो भ्रूण स्थितियों में लीवर में होता है। अर्थात सामान्य भाषा में हम कहें तो अगर भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो आप बताएंगे लीवर में। अगर लीवर में कहाँ पे होता है तो लीवर के मेसोडर्म में। अगर कोई माता किसी संतान को अपने यूट्रस या गर्भाशय में पालन कर रही है, ऐसी स्थिति में उस नवजात शिशु में रक्त कहाँ पे बनेगा तो आप बताएंगे लीवर के मेसोडर्म में। दूसरे टॉपिक में मैंने बताया कि अगर वयस्क है कोई व्यक्ति या किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, फिर रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा तो बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा है क्या, तो बड़ी हड्डियों में जालीनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। उसी जालीनुमा संरचनाओं को कहते क्या है, इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, जबकि हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थिमज्जा कहते हैं। तो वयस्क या किशोर या युवावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है तो बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में। अगर भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है तो लीवर के मेसोडर्म में होता है। अगले टॉपिक में मैंने आपको बताया स्टोर, और स्टोर की जब भी बात करता है तब ऐसी स्थितियों में ध्यान रखना कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन अर्थात प्लीहा में होते हैं। और स्प्लीन या प्लीहा की जब भी बात करेगा तो ध्यान रखना स्प्लीन आप इंग्लिश में कहेंगे और प्लीहा क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। रक्त स्टोर कहाँ पे होते हैं, ब्लड स्टोर कहाँ पे होते हैं तो स्प्लीन या प्लीहा में होते हैं। अगला आपको कब्र बताया गया अर्थात कब्रगाह किसे कहते हैं, तो स्प्लीन या प्लीहा को ही रक्त का कब्रगाह भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, एक ब्लड बैंक कह दिया और दूसरा ग्रेवयार्ड कह दिया। अर्थात प्लीहा जो होता है वो रक्त का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, अर्थात कब्र गाह भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की बात है रक्त में, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बॉडी में फैट की मात्राएं लगातार बढ़ रही हैं तब ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर की अपेक्षा बॉडी में लगातार बढ़ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की मात्राएं और इसके साथ साथ में हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना
पड़ सकता है। तो आपको यह भी पता चला कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर मात्राएं इससे ज्यादा हो रही हैं तो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अगला हीमोग्लोबिन हुआ। हीमोग्लोबिन मैंने आपको कहा कि 14 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में पाए जाते हैं, जबकि 13 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में पाए जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त जो होता है, यहाँ पे आपको पता चला मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। रक्त परिसंचरण अर्थात बॉडी में रक्त किस तरीके से गमन करते हैं, परिसंचरण किस तरीके से करते हैं, इसके विषय में बताने का जो कार्य किया है विलियम हार्वे ने किया है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे। आइए अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि ब्लड के कार्य क्या है। तो ब्लड के पहले कार्य है ताप नियंत्रण में। हमें आप सभी लोगों को पता है हमारी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। हम आप समतापी जीव हैं, ठंडी गर्मी बारिश मौसम चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन हमारा आपका ताप हमेशा होना क्या चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये ब्लड जो होता है जिस तरीके से सर्कुलेट करते रहते हैं तो ताप का भी नियंत्रण करता है। कभी कभी होता क्या है, जब हम आप लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं तो मलेरिया हमारे आपको स्प्लीन अर्थात पीलिया को प्रभावित करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तीव्र गति से अर्थात सामान्य गति से या 37 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं हो पाता है। तो मलेरिया में फीवर के साथ साथ हमें आपको तीव्र गति से ठंडियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बॉडी में कंपन के साथ ठंडियां भी लगती हैं। अगले टॉपिक में पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। हम आप लोग खाद्य पदार्थों में जो भी पोषण में लेते हैं वो जब बॉडी में जा करके अवशोषण हो जाता है तो ब्लड के माध्यम से बॉडी के जिस भी अंग में आवश्यकता होती है उसकी वहां तक पहुंचता है। अगला गैसों का आदान प्रदान करने में अर्थात गैसों के परिवहन में O2 तथा CO2 मुख्य गैसें हमारी आपकी बॉडी की। ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड हम आप लोग निम्रित करते हैं, निकालते हैं। ऐसी स्थितियों में लंग्स अर्थात फेफड़े में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो फेफड़े में गुच्छनुमा जो संरचनाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और फेफड़े के बाद संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? रक्त करता है। तो तीसरे कार्य में मैंने कहा गैसों का परिवहन भी होता है। और चौथे कार्य में आपको बताया गया उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन अर्थात जब भी बॉडी में जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उस पदार्थों को ब्लड में डायलिसिस या आप कह सकते हैं उत्सर्जी अंग आपका वृक्क, किडनी या गुर्दा जो होता है वो आपके बॉडी से रक्त के माध्यम से जितने रक्त में अवशोषित पदार्थ होते हैं उन्हें छानने का कार्य करता है या उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके बाहर निकालने का कार्य करता है। तो चौथे कार्य में मैंने आपसे कहा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये कार्य में मैंने जो चौथे में बताया उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, ये उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें आपको मानव उत्सर्जन अंग पढ़ना पड़ेगा, जिसके अध्ययन हम आप अगली क्लासों में करेंगे। शेष क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।